स्टूडेंट, आज एक बार फिर आप लोग के लिए बेसिक का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक हमने 4 वीडियो बेसिक पर बना चुका है, तो आप लोग भी उस वीडियो को देखें, समझें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब समझिएगा तो आगे चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझने में बहुत आप लोग के लिए बेनिफिटेड होगा। तो इसीलिए आप लोग समझिए, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप उस पर बोल सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर भी करें अपने फ्रेंडशिप ग्रुप में, और जो भी आप लोगों को समझ में ना आए वो ज़रूर व्हाट्सअप नंबर से हमें कांटेक्ट करें, और वहाँ से अपनी जो भी है ना समझ में आए टॉपिक, कोई भी ये मत सोचिएगा कि पूछें या ना पूछें, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज बहुत सारे टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखें, और देखें तो मन से, यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, नहीं तो अन्यथा वो तो आप तो घर पे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे बैड डेब्ट्स टॉपिक है। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, इट इज़ अ बिजनेस लॉसेस। एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा डेप्ट मीन्स उधार, बकाया। आप तो डेटर के बारे में जानते हैं, डेटर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो एक ऐसा अमाउंट या डेप्ट जो डेटर से मिलने की कोई संभावना ना हो, मिलने की कोई उम्मीद ना हो, तो उस अमाउंट या डेप्ट को कहते हैं बैड डेब्ट्स। जैसे हमने किसी कस्टमर को 20,000 का वस्तु हमने सेल किया है, और वो 20,000 में 15,000 तो दे दिया, 5,000 अब वो देने की उम्मीद में नहीं है, वो उसका स्थिति खराब हो गया, बिजनेस क्लोज हो गया, वो अब देने वाला नहीं है, तो कहेंगे कि 5,000 रुपीज़ का हो गया, मेरा डूब गया, यानी बैड डेब्ट्स हो गया, वो मिलेगा उलेगा अब नहीं। दूसरा टॉपिक, इंसॉल्वेंट, अ पर्सन और एन इंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। यानी कोई व्यक्ति या कोई इंटरप्राइज मतलब कोई व्यवसाय अपने डेब्ट्स को, अपने उधार को, अपने लोन को वो देने के पोजीशन में यदि नहीं रहता है, वो पेमेंट करने के पोजीशन में नहीं रहता है, तो उस पर्सन या इंटरप्राइज को हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है दिवालिया। क्या हो गया? दिवालिया। ऐसे एक बात और इसमें कहा जा सकता है कि जब हम इंसॉल्वेंट किसी पर्सन को बोल सकते हैं, इंटरप्राइज को बोल सकते हैं, जब इंसॉल्वेंसी एक्ट के थ्रू उसको डिसीजन दिया गया हो कि ये इंसॉल्वेंट पर्सन है, तब जाकर हम बोल सकते हैं। ऐसे हम आप लोग इंसॉल्वेंट के बारे में सिर्फ बता रहे हैं। और इंसॉल्वेंट में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है, विशेषता का होना ज़रूरी है कि उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट जिसका लायबिलिटीज़ उसके एसेट्स पर ओवर कर जाता है, यानी इतना उस पर लोन और लायबिलिटीज हो जाता है कि वो अपने एसेट्स को बेचे भी तो अपने वो लायबिलिटीज को पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो वैसे पर्सन को इंसॉल्वेंट कहते हैं। अब बात करेंगे सॉल्वेंट, यानी जस्ट इनके अपोजिट सॉल्वेंट की बात करेंगे। अ पर्सन और एन इंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। यानी एक ऐसा पर्सन या इंटरप्राइज जो अपने डेब्ट्स को पेमेंट करने के पोजीशन में हो। यह है कि पेमेंट करने के पोजीशन में नहीं हो और ये पोजीशन में हो, यानी देने की स्थिति में हो, तो इसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो देने की स्थिति में ना हो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, बड़ी ये जो इम्पोर्टेंट जो है टर्म है, जो बेसिक टर्म जो हम लोग को समझना चाहिए, और ये केवल 11th के बच्चों के नहीं, ये हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो। तो देखिए, रेवेन्यू मीन्स होता है आगम। क्या होता है? आगम।
revenue in accounting means the income of a recurring nature from any sources। जब कोई भी सोर्सेज से रेगुलर बेसिस पर जो इनकम हमें मिलता है, जो हमें आता है हमारे पास, उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। यानी जैसे हमने वस्तु को बेचा, उससे जो हमारे पास प्राप्त हुआ, रेंट हमें प्राप्त हुआ, कमीशन हमें मिला, ये सब रेवेन्यू है। रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू आल्सो कॉल्ड टोटल ग्रॉस इनकम भी बोल सकते हैं, जिसमें एक्सपेंसेज माइनस नहीं है। ये रेवेन्यू जो है वो रेकरिंग नेचर का होता है और एनी सोर्सेज से जो मिलता है उसे हमें बोल सकते हैं रेवेन्यू। करा कि इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। यानी इसमें शामिल है जो गुड्स को बेचकर हमने प्राप्त करते हैं या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो इंक्लूड रिसीव रेंट कमीशन। इसमें रेंट रिसीव जो रिसीव होता है उसको भी शामिल किया जाता है। तो इसमें जो प्रॉफिट जो होना चाहिए वो रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, रेकरिंग नेचर होना चाहिए। ऐसा प्रॉफिट नहीं कि जो 6 महीना पर मिलता हो। प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पर हो, चाहे वो किसी भी सोर्सेज से हो। और जो भी मेरे पास आता है वो क्या कहलाता है? आगम। इसको हम टोटल इनकम भी बोलते हैं, जिसमें एक्सपेंसेज माइनस अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ये मार्कर है, हमने 25 में बेच दिया, खरीदा था 20 का, बेचा 25 में, तो 5 रुपये ही बेनिफिट हुआ, ओरिजिनल इनकम हुआ। लेकिन 25 रुपये को हम रेवेन्यू कहेंगे अभी, और जब एक्सपेंसेज माइनस करेंगे तब वो इनकम होगा। क्लियर? तो रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रेकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्सेज। कोई भी सोर्सेज, किसी भी स्रोत से जब रेगुलर बेसिस पर जो इनकम हमें प्राप्त होता है, जो हमें लाभ या जो भी मिलता है, आगम होता है हमारे पास, वो सब रेवेन्यू है। चाहे वो वस्तु बेचिए या कस्टमर को सर्विसेज दीजिए या रेंट आपको मिले या कमीशन मिले, ये सब के सब रेवेन्यू है। अब देखिए, बात करेंगे हम इनकम पर। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जब एक निश्चित अकाउंटिंग पीरियड में जो हमें लाभ होता है, जो प्रॉफिट होती है, उसी को हम लोग इनकम बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज इट टर्म एज इनकम। जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेज का डिफरेंट होता है उसी को इनकम। अभी बोले ना आप लोग से कि रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम होता है और उसमें से एक्सपेंसेज माइनस कीजिएगा तो वो इनकम होता है। इनकम और प्रॉफिट मतलब सिमिलर होते हैं, जो प्रॉफिट हो या इनकम हो, ये वर्ड सिमिलर होते हैं। ठीक है? इसमें एक रेकरिंग नेचर आया है। रेकरिंग नेचर मीन्स होता है, आपको एक और एग्जांपल दे सकते हैं रेकरिंग का। जैसे जो आपके पिताजी से जो आपको पैसा रेगुलर बेसिस पर मिलता है, हमेशा जब ज़रूरत पड़ता है जब मिलता है, लेकिन आपके बुआ 6 महीना पर आती हैं, आपके मामा 6 महीने पर 1 साल पर आते हैं, तो उनसे जो आपको रिसिप्ट हुआ, जो आगम हुआ, जो आया आपके पास, और नॉन रेकरिंग होगा, रेकरिंग नेचर नहीं होगा। तो रेवेन्यू कहलाने के लिए रेकरिंग नेचर होना चाहिए। ठीक है? उस कोई भी सोर्सेज से आया, बस रेकरिंग माने रेगुलर होना चाहिए, वो डेली बेसिस वाला प्रॉफिट होना चाहिए। चाहे वो गुड्स को बेच कर लाइए या कस्टमर को सर्विस प्रदान कीजिए, सर्विसेज दीजिए, या रेंट मिले या कमीशन मिले, ये सब क्या है? रेवेन्यू में आता है। और इनकम आपको बताए हैं कि अकाउंटिंग पीरियड में एक जो हमें अर्निंग होता है उसे प्रॉफिट कहते हैं, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेज को जो डिफरेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम। अब एक नया टॉपिक, प्रॉफिट। दिया कि प्रॉफिट मीन्स इनकम, यहाँ पर गलत है, इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
यानी बता रहा है कि प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब अपने जो बिजनेस को संचालन करके जो लाभ अर्निंग करता है, जैसे वस्तु बेचता है, 10,000 के वस्तु लाया और उसको 11,000 में बेचता है तो 1,000 क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तो कह रहा प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय इंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट। अर्थात कोई भी एक्टिविटीज़ जो इंटरप्राइज के द्वारा प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है, जो अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा जो प्रॉफिट अर्निंग किया जाता है, अर्न किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अपने एक्टिविटीज़ को संचालन करके, अपने बिजनेस को ऑपरेट करके जो हमें अर्निंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। और दिया कि द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द इंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट, या कोई भी एक्टिविटीज़ जो कैरिड किया जाता है इंटरप्राइज के द्वारा, तो उसे जो एक्टिविटी से हमें रिसीव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो हम लोग अभी प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे कि जो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी हम लोग अर्निंग करते हैं, या कोई एक्टिविटी जो एंटरप्राइज के द्वारा जो प्रॉफिट अर्निंग किया जाता है उसके एक्टिविटीज़ के द्वारा, एंटरप्राइज के एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो जैसे हम लोग सेल ऑफ गुड्स, वस्तु को बेचते हैं, या रेंडरिंग सर्विसेज यानी कोई सर्विसेज देते हैं, सेवाएं देते हैं, और उससे जो हमें प्राप्ति होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। अब बात करेंगे हम लोग गेन पर। गेन इज द इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी मतलब ऑनर की हिस्सेदारी, ऑनर की संपत्ति। ऑनर इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। यानी एक गेन जो है एक ऐसा जो इंक्रीज है जो हमारे ऑनर इक्विटी को बढ़ाता है। वो तो कोई भी प्रॉफिट के आइटम हो वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, हिस्सेदारी हमारे संपत्ति को, हमारे हिस्सेदारी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और इस रिजल्ट किसका होता है? तो कह रहा है कि समथिंग अदर देन डे टू डे, माने जो डे टू डे वर्क होता है उसके हट के ये वर्क होता है। अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर, ये जो अर्निंग होता है इरेगुलर जो वर्क होता है उससे, या नॉन रिकरिंग नेचर का वर्क होता है उससे। इरेगुलर मतलब जैसे कि कोई रेगुलर, हम जैसे बुक का हमारा बिजनेस है, तो यदि हम बुक को बेच करके हम अर्निंग करते हैं तो वो तो मेरे लिए रेवेन्यू होगा, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। लेकिन यदि हम कोई अदर काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा बाइक एक पुराना था, हमने बेच दिया, तो जो उससे हमें मिला वो हमारे लिए गेन होगा। या मेरे पास पुराना प्रॉपर्टी था, कोई एसेट्स था, बिल्डिंग था, कुछ भी था, वो हमें बेच दिए, उससे जो मिला वो हम क्या कहेंगे? गेन। क्योंकि वो देखिए, वो जो हम एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं वो नॉन रिकरिंग है, वो मेरा हमेशा के लिए काम नहीं है पुराना बाइक बेचना, वो तो मेरे पास था तो हमने क्या कर दिया? बेच दिया, और उसे हमें जो मिला उसको गेन कहेंगे। तो रेवेन्यू में और गेन में डिफरेंट यही है कि रेवेन्यू में रिकरिंग नेचर से जो इनकम होता है, जो कोई भी सोर्सेस हो जो आए रिकरिंग बेसिस पर, वो रेवेन्यू है। और जो इरेगुलर या नॉन रिकरिंग बेसिस पर जो आपको इनकम आए, आपके पास अर्निंग आए, वो कहलाता है आपको गेन। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं परचेज और परचेज रिटर्न। देखिए, द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर आल्सो टू बी सोल्ड।
आगे दिया है कि द टर्म परचेज इज यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्डेड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर आल्सो टू बी सोल्ड। यानी कि परचेज जो टर्म है हम वहाँ पर यूज करते हैं जिसको या तो हम लोग रीसेल के लिए लाए हैं या रॉ मटेरियल चाहे परचेज गुड्स करके लाए हैं या रॉ मटेरियल लाए हैं उसके लिए वो क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, या फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर आल्सो टू बी सोल्ड, या कोई प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट जिसको बाद में हमें बेचना है। तो चाहे वो रॉ मटेरियल लाइए चाहे जो गुड्स खरीद के लाइए उसको हम लोग परचेज के नाम से जानेंगे जब उसको हमें बेचना होगा तब। यदि आप एक टी शर्ट अगर खरीद के लाते हैं यूज करने के पर्पज से तो परचेज नहीं कहलाएगा। अगर आप 1000 टी शर्ट बेचने के व्यू से लाते हैं तो वो आपके लिए परचेज कहलाएगा। तो वही बता रहा है कि द टर्म परचेज इज यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल। यानी परचेज टर्म जहाँ यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए जब कोई गुड्स खरीद के लाया जाता है या रॉ मटेरियल लाया जाता है, किसके लिए, रीसेल यानी बेचने के लिए, या फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर आल्सो बी सोल्ड, या तो कोई वस्तु बनाकर बेचने के लिए जो कुछ भी आप लाते हैं तो वहाँ पर उसके लिए टर्म जो यूज होता है वो परचेज होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न क्या कहलाता है? तो गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन से द आर डिफेक्टिव गुड्स, सो रिटर्न आर नॉन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। यानी जब हम लोग गुड्स परचेज करके लाते हैं और अपने सेलर को किसी रीजन से रिटर्न कर देते हैं या कोई डिफेक्टिव होता है उसमें वस्तु रिटर्न कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। जब हम लोग रिटर्न किसी को करते हैं और उसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, उसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े परचेज और परचेज रिटर्न। यानी परचेज हम उसे बोलते हैं जब हम लोग कोई भी गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, या यदि कोई रॉ मटेरियल ला रहे हैं तो उसको प्रोड्यूस करके बेचने के लिए ला रहे हैं तो वहाँ पर जो परचेज टर्म यूज किया जा सकता है। और परचेज रिटर्न जैसे हमने कुछ वस्तुएं खरीद के लाए और उसमें कुछ डिफेक्टिव है, कोई ख़राब है, उसके चलते हम जब सेलर को लौटा देते हैं, बेचने वाले को लौटा देते हैं तो उसे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस टू कस्टमर फॉर अ प्राइज। सेल्स का अर्थ होता है, सेल्स से आशय होता है कि जब हम लोग ऑनरशिप गुड्स का या सर्विस का, सेवाएं का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं प्राइस के बदले तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्स। जैसे ये मार्कर है और आपको हमने बेचा, आपको हमने बेचा तो इस पर ऑनरशिप मेरा था, ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक मेरा था इस पर, लेकिन आपको बेच दिया और आपसे हम पैसा ले लिए। तो देखिए ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र किए और आपसे प्राइज हमने रिसीव किया। तो वही बात कह रहा है यहाँ पर कि सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। जब हम लोग ऑनरशिप गुड्स का या सर्विस का जब कस्टमर को ट्रांसफ़र करते हैं प्राइस के बदले तो वहाँ पर टर्म यूज क्या होता है, सेल्स। क्या होता है, टर्म सेल्स यूज होता है। और कह रहा है कि द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। कैश मीन्स नगद, क्रेडिट मीन्स उधार, चाहे नगद हो चाहे उधार हो, दोनों उसमें शामिल होता है। अब दिया है कि सेल्स रिटर्न गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर
टर्म एज सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, यानी हमने जिसको बेचा है वो तो मेरे लिए परचेजर है, तो परचेजर ने गुड्स को क्या कर दिया, लौटा दिया। बेचा हुआ गुड्स को परचेजर हमें क्या कर दिया, लौटा दिया, तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो जैसा भी हो अभी एक वीडियो और आएगा आप लोगों का बेसिक का, जिसमें हमारा लास्ट होगा वो वीडियो, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोग रेगुलर जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से, नहीं रेगुलर पढ़ाई ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से कांटेक्ट करें और अपनी जो बातें हैं बताएं कि आपको रेगुलरिटी यदि पढ़ना चाहते हैं कि नहीं हम रेगुलर पढ़ेंगे और जुड़ेंगे चैनल से, तो आप वहाँ से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं।